दोस्तों, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो यू आर ए ग्रेट मैन हो, आप एक लकी पर्सन हो, क्योंकि ये एक अनलीगल वीडियो है जिसके अंदर अगर कोई भी लीगल एक्शन उठता है तो मैं इस वीडियो को डिलीट या फिर प्राइवेट कर दूंगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन को लिया है जो कि आपका जो PS04 का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर 65 प्लस मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट वो का वो क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हाथों हाथ लीगल एक्शन उठ सकते हैं, इसलिए थोड़ा आप क्वेश्चनों के अंदर हेर फेर करके आपका ये एग्जाम पैटर्न, ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। इसमें से आपको 65 प्लस मार्क्स देखने को मिलेंगे, तो एक पर्सन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता देता हूँ, भारतीय राजनीति एक परिचय जो PS04 आपका एग्जाम होने वाला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर होगा, 70 नंबर का पेपर होने वाला है। अ ब और स 3 खंड आने वाले हैं। खंड अ के अंदर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर एग्जिट टू एग्जिट 13 अगस्त को देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं खंड ए की तरफ। पहला आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हो। किससे? राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हो। बोनस पॉइंट आपके लिए ये भी है कि मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ सारे प्रश्नों के उत्तर भी देने वाला हूँ। राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हो। दूसरा प्रश्न है आपके, भारतीय संसद के घटक कौन कौन से हैं। चलो जानते हैं राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उसमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना। राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावनात्मक एकीकरण है। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत के संसद के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो भारत की संसद के भारत की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है और द्विसदनात्मक व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। प्रमुख गठन कौन से हैं। एक तो राष्ट्रपति होता है और सदन में लोकसभा और राज्यसभा, 2 प्रमुख गठन है। आप जानते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। और चौथा क्वेश्चन है पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। इसके आंसर जानते हैं दोस्तों। न्यायिक सक्रियता जब व्यवस्थापिका व कार्यपालिका अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा ना करे। कौन? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जब अपने कर्तव्यों को पूरा ना करे और सर्वोच्च न्यायालय उन्हें कर्तव्य पालन करने की हिदायत दे तो इस प्रकार की न्यायपालिका की कार्यवाही को न्याय सक्रियता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जब जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कार्य देते हैं और वो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं तो इस प्रकार की जो न्यायपालिका द्वारा इन पर कार्यवाही की जाती है उसे क्या कहते हैं? सक्रियता कहते हैं। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका और औपचारिक प्रक्रिया के स्थान पर अनौपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से जनहित से संबंधित समस्याओं का संज्ञान कर सरकार को निर्देश दे तो इन्हें न्यायिक सक्रियता कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 144 और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने जो निर्धारित कर्तव्य होते हैं उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो उन्हें कार्यवाही की जाती है उन पर उन्हें क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। चौथा हमारा था पंथ निरपेक्षता क्या है। तो पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि किसी धर्म पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, मतलब पर्टिकुलर किसी एक धर्म पर किसी भी कोई व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है। उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो चाहे जिस धर्म का हो उस धर्म का अनुसरण कर सके। अब जानते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन है हमारा, भारत में दलीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं बतानी। क्या? भारत में जो दलीय व्यवस्था है उसकी 2 विशेषताएं बतानी है। और 6वां क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य को क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। कौन सी नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। चलो इसके उत्तर जान। भारत में राजनीतिक दलों की विशेषताएं कौन कौन सी है। फर्स्ट विशेषता है वो है दोस्तों बहुदलीय प्रणाली, यानी भारत के अंदर बहुत सारे दल है जो चुनाव लड़ते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय दलों की बहुलता, यानी जो क्षेत्र के दल है विशेष, जैसे अपने राजस्थान के अंदर हो गया RLP एक क्षेत्रीय दल है, ठीक है। उसी के साथ कांग्रेस हो गई और उसी के साथ जो हमारी कांग्रेस हो गई, उसी के साथ जो सामान्य के अलग अलग दल होते हैं, जो क्षेत्रीय दल छोटे छोटे दल होते हैं, उसके बारे में। तीसरी विशेषता है आदर्श एवं मूल्यों में समानता।
चौथा है खंडीकरण, ध्रुवीकरण, पूर्ण खंडीकरण। ये है दोस्तों भारत में राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता। कोई 2 बतानी है आपको 2 नंबर के लिए, लेकिन मैंने आपको 4 बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा 6वां क्वेश्चन था, हमारा 6वां क्वेश्चन था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो किस राज्य की सरकार है? तो वो है जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार। किसकी है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 7वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वो है त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था क्या है? क्या चीज? त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन में माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ था? 1993 ईस्वी के अंदर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। यह तो दोस्तों कब हुआ था ये है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। अगर सिर्फ इतना आ जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती क्या है, तो त्रिपंचायती स्थिति के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। अब बात करते हैं हमारे दोस्तों सेक्शन बी के अंदर, यानी खंड 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। तो दोस्तों इसमें से आपको टोटल पर्सन दिए जाएंगे, वो टोटल 7 पर्सन आएंगे। उनमें से आपको सिर्फ 4 पर्सन करने हैं। प्रत्येक जो पर्सन होगा वो 7 नंबर का होगा। टोटल 28 अंक का आपका सेक्शन बी होने वाला है। दोस्तों इनमें से सारे के सारे सवाल एकदम ध्यान से समझना। इसमें से 4 सवाल आपके एग्जिट सेम टू सेम सवाल आने वाले हैं। मैंने इसके अंदर हेरा फेरी कैसे की दोस्तों, 4 सवाल तो जो आपके आने वाले एग्जिट टू एग्जिट वो उठा लिए और 3 सवाल मेरी तरफ से एडिशनल डाल दिए, ताकि 7 सवाल हो जाए और इसमें ज़्यादा कोई लीगल एक्शन नहीं उठ पाए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा खंड बा का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संसद के गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी संसद के गठन और शक्तियों का वर्णन करना है भारत के, और अथवा के अंदर दे रखा है संसद की महाभियोग संबंधी शक्तियों को स्पष्ट करना है। संसद की जो महाभियोग शक्ति होती हैं उनको स्पष्ट करना है। जानते हैं इन दोनों का अर्थ। अब जानते हैं दोस्तों संसद की शक्तियां एवं कार्य। भारतीय संसद ब्रिटिश प्रतिमान पर आधारित समप्रभु संसद नहीं है, तथापि विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती हैं। संसद की प्रमुख शक्तियां अंग्रकृत है, निम्नलिखित है। पहली कौन सी है? पहली सबसे पहली शक्ति है विधि निर्माण की शक्ति। क्या चीज है? विधि निर्माण की शक्ति। विधि निर्माण की शक्ति सांसद का प्रमुख कार्य विधि निर्माण है। सांसद की 7वीं अनुसूची के संघ सूची तथा समृद्धि सूची में अंतर स्पष्ट विषयों पर विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार है। कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बना सकता है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो तथा उस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी हो। संसद राज्य सूची के विषयों पर निम्नलिखित स्थितियों में कानून बना सकता है। कौन? संसद राज्य सूची में किन विषयों पर कानून बना सकता है? वो निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी कानून बना सकता है। जब राष्ट्रीय आपात या राज्य में आपात स्थिति परिवर्तन में हो, जब मतलब अपना राष्ट्र हो या राज्य हो जो आपातकालीन स्थिति में हो, यह अनुच्छेद 250 के अंदर कहा गया है। और दूसरा, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद में विविध विनिर्माण के लिए अनुरोध करें। क्या? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद में विधि निर्माण के लिए अनुरोध करें। तीसरा, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद में विधि निर्माण का अनुरोध करें। यानी लोकसभा कब कानून बना सकती है? जब राष्ट्र के अंदर आपातकालीन स्थिति हो। और दूसरा, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानसभा जो विधानमंडल होता है वो जब संसदों से रिक्वेस्ट करे कि ये इस कानून को लागू करना है। और तीसरा, जब राज्यसभा के 2/3 बहुमत पूरे होकर जो संसद में प्रस्ताव रखे तो उसे लागू कर सकती है। दूसरी शक्ति है दोस्तों प्रशासकीय शक्तियां। कौन सी? प्रशासकीय शक्तियां। संसद का महत्वपूर्ण कृत्य के मंत्रिमंडल की रचना करना और उत्तरदायी ठहराना है। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व निर्वाचन सदन अर्थात लोकसभा के प्रति है। यद्यपि मंत्रिमंडल के सदस्य अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अनुसार मंत्रिमंडल तब तक सत्ता में रहता है जब तक उसे लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं हो जाता। लोकसभा प्रशासकीय नियंत्रक में रूप के शासन के विभिन्न कार्यों को सूचना मांगना, मंत्रियों से प्रश्न पूछना, सार्वजनिक महत्व के विषय में संबंध जानकारी मांगना, संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों की जानकारी मांगना आदि कार्य करती है।
इन कार्यों में लोकसभा पर प्रशासकीय नियंत्रण रखती है। तीसरी कौन सी दोस्तों शक्तियां, वो है वित्तीय शक्तियां। तीसरी, भारतीय संसद में सांसदों के पास कौन सी शक्तियां रहती है, वित्तीय शक्तियां रहती है। संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार है। संसद को जो भारतीय राष्ट्र जो संघ है, जो संघात्मक संघ है, उन पर वित्तीय रूप से पूर्ण नियंत्रण रहता है। प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति का गठन है जो संसद द्वारा किया जाता है तथा भारत की संचित निधि पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। संसद को आकस्मिक निधि को स्थापित करने का अधिकार है। संसद के समक्ष वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। किसके समक्ष, संसद के समक्ष वार्षिक बजट है जो प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वर्ष की प्राकृतिक प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त संसद को विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवाद अनुदान के संबंध में पर्याप्त शक्ति है। कराधान प्रस्तावों को लागू करने हेतु संसद का जो वित्त विधेयक पारित करने की शक्ति है। वित्तीय शक्ति के संबंध में सांसद कभी भी अपनी मर्यादाओं से प्रभावित है। विवेक की कुछ मदों पर सांसद में मतदान नहीं हो सकता। और दूसरा है वित्त संबंधी कोई विधेयक जो राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल मंत्रिपरिषद की ओर से प्रस्तावित किया जा सकता है। और चौथी सबसे बड़ी शक्ति होती है वो दोस्तों होती है निर्वाचन संबंधित शक्ति। कौन सी, निर्वाचन संबंधित शक्ति। संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, राज्य सदस्य मतलब कौन कौन से, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का तथा राज्यसभा अपने उप सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति होता है उसे सभापति बना लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो है संवैधानिक संशोधन। यानी संसद के पास पांचवी सबसे बड़ी कौन कौन सी शक्ति होती है, संवैधानिक संशोधन संबंधित शक्ति। संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। क्या चीज, संविधान में संशोधन संबंधित शक्ति। जब संसद के दोनों सदन की स्वीकृति होती है उसी टाइम संविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन संबंधित विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, किंतु यह आवश्यक है कि संसद के प्रत्येक सदन में संपूर्ण संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित हैं एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या है जो 545 में से 273 होनी चाहिए। मतदान द्वारा ये संशोधन विधेयक पारित हो तथा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे। संविधान में कुछ ऐसे ही विषय रखे गए हैं जिनमें संशोधन करने से पूर्व राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें संसद ही संशोधित कर सकता है। केशवानंद भारती वाले मुकदमे के निर्णय अनुसार संसद को मूल अधिकार संबंधित भाग सहित संविधान के किसी भी भाग में अनुच्छेद 368 के अनुसार कोई संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन वह संविधान के मूलभूत या आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो दोस्तों संसद की जो प्रमुख कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके बारे में एक बार वापस डिस्कस से जान लेते हैं। को पहली शक्ति है विधि निर्माण की शक्ति। कौन सी, विधि निर्माण की शक्ति है। और दूसरी शक्ति है वो है प्रशासकीय शक्ति। और तीसरी शक्ति होती है वो वित्तीय शक्तियाँ होती है जो उनके पास होती है। और चौथी शक्ति होती है वो निर्वाचन संबंधित शक्ति होती है। और पांचवी शक्ति होती है वो संवैधानिक संशोधन की शक्ति होती है। अब जानते हैं दोस्तों अथवा का उत्तर। कौन सा, अथवा का उत्तर। जो अब दोस्तों जानते हैं अथवा का उत्तर यानी जो संसद की महाभियोग शक्ति होती है उनके बारे में। महाभियोग का अधिकार संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी संसद के दोनों सदन, संसद कौन कौन से, लोकसभा या फिर राज्यसभा। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगाने तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार संसद को है। अतः भारतीय संसद को सैद्धांतिक रूप से विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। संसद जनता के हितों को प्रतिनिधित्व करने के लिए साथ ही सार्वजनिक वाद विवाद का स्थल है। नॉर्मन डी पामर ने भारतीय संसद को लोकप्रिय भावना का दर्पण दिया है। दर्पण तथा शिक्षा का कार्य करने वाला कहा गया। क्या, भारतीय संसद को लोकप्रिय भावना का दर्पण तथा शिक्षा का कार्य करने वाला कहा गया है, किंतु भारत की संसद अपनी परिसीमाओं में कार्य करती है। भारत की संसद असीमित शक्तियों से संपन्न परंतु अनियंत्रित, अमर्यादित तथा अंतरदायी संस्था नहीं है। अब बात करते हैं संविधान की जो विपक्षित मध्य मर्यादाएं हैं। जनमत की आकांक्षाएं तथा सामान्य जन की आकांक्षा से संसद की अवहेलना नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर टिप्पणी लिखनी है। किसकी? भारत की जो न्यायपालिका है उस पर स्वतंत्र टिप्पणी लिखनी है। स्वतंत्रता पर टिप्पणी लिखनी है और अथवा के अंदर न्यायिक पूर्व अवलोकन, क्या न्याय पुनरावलोकन का अर्थ बताते हुए इसकी प्रवृत्ति को समझाना है। चलो इसका उत्तर जानते हैं। न्यायालय की स्वतंत्रता। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका का बहुमत महत्व है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा करती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकता है, अतः न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को बनाए रखने के लिए निम्न प्रयास किए हैं। पहला प्रयास था वो क्या है दोस्तों? संवैधानिक सुरक्षा। सर्वोच्च न्यायालय निर्णय तथा कार्य आलोचना से परे हैं। संसद भी न्यायाधीशों के किसी भी ऐसे कार्यों पर जिसे उन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए किया है विचार विमर्श नहीं कर सकता। यानी जो न्यायाधीशों के किसी भी कार्य पर जिसे उन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए किया है, यानी अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते किया हुआ है, उस पर संसद भी विचार विमर्श नहीं कर सकती। दूसरे अधिकार दिए गए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों का अधिकार है जो राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जो मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से इसकी नियुक्ति करता है। यद्यपि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल के लिए परामर्श को भी आवश्यक ठहराया गया है। तीसरी शक्ति क्या दे रखी है न्यायालयों की स्वतंत्रता के लिए? वो है दोस्तों कार्यकाल की सुरक्षा। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा एवं निश्चित होता है एवं उन्हें कार्यकाल से पूर्व उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा पेश किए गए महाभियोग विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 1/3 बहुमत की जरूरत होती है। यानी न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं उसके खिलाफ महाभियोग पारित करने के लिए राष्ट्रपति को संसद के 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी कठोर होता है। भारत में अभी एक बार भी न्यायाधीश पर कभी महाअभियोग नहीं लगा। एक बार 1992-93 के अंदर कोशिश की थी राष्ट्रपति ने, लेकिन वो भी असफल रहा। अब बात करते हैं चौथा है पर्याप्त वेतन व भत्ते। न्यायाधीशों को अपनी प्रतिष्ठा व स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि केवल वित्तीय संकट को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। और जो पांचवा है ना शक्ति, वो है अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर रोक। यानी अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर रोक। भारतीय संविधान अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों के भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं देता है। यानी जो भारत का संविधान है वो अवकाश के समय न्यायाधीशों में भारत में किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं देता है। जांच आयोग में नियुक्ति पर रोक नहीं है। यानी अगर जांच करे तो कोई रोक नहीं है, लेकिन अदालत नहीं लगा सकते अवकाश के टाइम में। 6वां क्वेश्चन है संसद के नियंत्रण, 6वां जो शक्ति है वह संसद के नियंत्रण से परे संसद उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार को बढ़ा सकती है। यानी जो संसद है, जो संसद उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार को बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। यानी जो संसद के नियंत्रण है वो संसद में उच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसे बढ़ा सकती है, लेकिन उसे कम नहीं कर सकती है। इसके अलावा संसद के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सभी व्यय भारत की संसदीय निधि से किए जाते हैं। ये हैं दोस्तों भारत की जो न्यायपालिका है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो स्वतंत्र टिप्पणी। अब अथवा के अंदर हम जानते हैं न्याय पुनरावलोकन क्या है। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है किसी न्यायिक संगठन की दी गई वह शक्ति जिसका प्रयोग करते हुए वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई किसी अधिनियम या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या अध्यादेश की वैधता या अवैधता पर विचार करे। यानी कोई भी कार्यपालिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाए उस पर विचार विमर्श किया जाए और उस पर विचार विमर्श किया जाए, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण अवलोकन। यानी किसी भी कानून का वापस से उसकी जांच करना वो क्या कहलाता है? पूर्ण अवलोकन। अवैधता पर विचार करें और ऐसा कोई भी अधिनियम या अध्यादेश यदि असंवैधानिक हो यानी संविधान के खिलाफ हो तो उसे रद्द करने का आदेश दें, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। इसी प्रकार न्याय पुनरावलोकन का संबंध अधिनियमों एवं अध्यादेशों की वैधता या अवैधता से भी है। बात करते हैं भारत में न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। दोस्तों
संसार के अधिकांश देशों में सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। जो हमारे इस पृथ्वी के अंदर जो अनेक देश हैं उनको जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दी गई, लेकिन भारत के अंदर किंतु भारत में कठोर संविधान अपनाया गया है और हर प्रावधान का संविधान में विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर भी संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है 13 के अंदर इस अनुच्छेद के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उसे सीमित करती है तो वो विधि अवैध घोषित कर दी जाएगी। यह है न्यायाधीशों की सबसे बड़ी शक्ति। दूसरी है अनुच्छेद 32 के अंदर बताया गया है कि ये अनुच्छेद वो व्यवस्था को दर्शाता है, यानी वो व्यवस्था को दर्शाता है जो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समुचित कार्रवाई द्वारा गारंटी प्रदान करेगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ लेख जारी कर सकता है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण आदेश, परामर्श, प्रतिषेध अधिकार या परीक्षा आदि। और तीसरा है अनुच्छेद 131 से 36 के बीच में दर्शाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार व अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। 14 के अंदर है 226 के अंदर इसके द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों ने जिस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन के अपने अधिकार का प्रयोग किया है उससे इसकी प्रकृति स्पष्ट होती है। इसके मुख्य लक्षण या विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। व्यवस्थापन की सीमाओं का निर्धारण। भारतीय न्यायपालिका का दृष्टिकोण रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन करते समय ये देखें कि व्यवस्थापिका ने जो कानून निर्माण करते समय संविधान द्वारा उन पर लगाई गई सीमाओं का अतिक्रमण किया है या नहीं किया है। दूसरा है दोस्तों अलगाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून का जितना हिस्सा या भाग अवैधानिक है केवल उसी से ही अवैध घोषित किया जाए, संपूर्ण कानून को अवैध घोषित नहीं किया जाए। यानी जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है पूरा कानून को रद्द नहीं करने के बजाय जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे कानून हैं या जो व्यवस्थाएं बनाई गई है जो संविधान के खिलाफ है उन्हें हटाया जाए। पूरा संविधान को है जो उसे पूरे संविधान को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है प्रगतिशील व्याख्या का सिद्धांत। तीसरा कौन सा है? प्रगतिशील व्याख्या का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है यह है कि संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय रूढ़िवादी और पुरानी व्यवस्थाओं से बंधे रहने की परिपाटी न अपनाई जाए, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार संविधान के प्रगतिशील वातावरण के अनुसार व्याख्या की जाए। यानी जो पुराने ढंग से है, जो पहले से चली आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते प्रावधानों की जो समस्या सॉल्व वो नहीं की जाए, जो वर्तमान स्थिति है उनके अनुरूप रह के प्रगतिशील की व्याख्या की जाए। चौथा है संविधान की आत्मा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून, कौन? न्यायपालिका है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून इस संदर्भ में जांच करता है कि वे संविधान के आत्मा के प्रतिकूल है या अनुकूल है। यदि वे प्रतिकूल हैं तो उन्हें अवैध घोषित किया जाता है और अनुकूल है तो उसे अवैध घोषित नहीं किया जाता है। पांचवा है संवैधानिक परिकल्पना का सिद्धांत। न्यायपालिका सदैव यह मानकर चलती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून संविधान की भावनाओं के अनुरूप हैं। अतः जब तक कोई व्यक्ति व्यवस्थापिका द्वारा किसी कानून के विरुद्ध न्यायपालिका में याचिका प्रस्तुत नहीं करता, तब तक न्यायपालिका उस कानून की संवैधानिक के विषय में जांच नहीं करती है। संवैधानिक परिकल्पना का सिद्धांत के अंदर बताया गया है कि जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है उसे लागू करती है वो एकदम सही होता है और संविधान के अनुकूल ही होता है। लेकिन जब कोई संसद का व्यक्ति न्यायपालिका में याचिका प्रस्तुत करता है तब न्यायपालिका उस कानून की जांच करती है। अब जानते हैं दोस्तों हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। उससे पहले जानते हैं क्वेश्चन। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है राज्यपाल मात्र संवैधानिक प्रमुख से अधिक है, यानी राज्यपाल मात्र संवैधानिक प्रमुख से अधिक है, इसकी स्पष्ट विवेचना करनी है। अथवा के अंदर दिया गया है राज्यपाल की स्व विवेक शक्तियों का वर्णन करना है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है। इस विचार के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं।
राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाया गया है, जिसका प्रधान सिर्फ नाम मात्र का ही प्रधान हो सकता है। वास्तविक जो शक्ति है वो तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होती है, उनके हाथ में होता है, जिनका नीति है वो सीएम होता है, यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होता है। यद्यपि राज्यपाल को स्वयं विवेक की शक्ति दी गई है, फिर भी उन शक्तियों का प्रयोग शायद ही कभी करता है। 1935 ईस्वी में अधिनियम द्वारा गवर्नरों ने इस प्रकार की स्वयं विवेक की शक्ति को दी गई है, लेकिन उस समय का राज्यपाल विदेशी सत्ता तथा अधीनकायवाद का प्रतिनिधि था। इसके विपरीत वर्तमान संविधान एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करता है तथा राज्यपाल को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। अतः ब्रिटिश कालीन गवर्नरों की तुलना वर्तमान राज्यपाल से करना निरर्थक तथा अर्थरहित है। राज्यपाल की स्थिति को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनील कुमार बोस बना मुख्य सचिव जो पश्चिम बंगाल नामक मुकदमे में स्पष्ट किया था कि वर्तमान संविधान में राज्यपाल की मंत्रियों के परामर्श के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थिति भिन्न थी, 1935 में। वर्तमान संविधान में स्वयं विवेकशीलता तथा व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की उसकी शक्ति है जो छीन लिया गया है, अतः वो मंत्रियों के परामर्श से ही अपना कार्य कर सकता है। ये उसकी कौन सी शक्तियाँ हैं? ये उसकी संवैधानिक शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्तियाँ हैं दोस्तों? संवैधानिक शक्तियाँ या संवैधानिक स्थिति कह सकते हो। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रणाली उसकी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करती है। संविधान निर्माता उसे एक संवैधानिक प्रधान बनाना चाहते हैं, अतः उन्होंने जनता द्वारा राज्यपाल के निर्वाचन की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया है और राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है। यानी पहले जनता थी जो राज्यपाल को प्रत्यक्ष रूप से चुनती थी, बाद में राष्ट्रपति के द्वारा चुनने लगे हैं और जनता वाला अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष घोषित करते हैं। कुछ राज्यपाल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से भी ये भी स्पष्ट होता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक शासक हैं। मद्रास में राज्यपाल प्रकाश ने कहा था, मुझे विश्वास है कि संवैधानिक राज्यपाल होने के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं करना होगा। और भूतपूर्व गवर्नर सीतारमैया ने कहा है कि राज्यपाल को मुख्य कार्य आगंतुकों तथा आमंत्रित व्यक्तियों को स्वागत करना है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर HPT मोदी का कहना है कि राज्यपाल संविधान कुछ नहीं कर सकता। ये इनके जो तर्क हैं यानी उनकी जो संवैधानिक स्थिति है वो दर्शाई गई है। अथवा के अंदर डालते हैं राज्यपाल की नियुक्ति यानी राज्यपाल की स्वैच्छिक शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान की धारा 153 यानी अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की आवश्यकता होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा इनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। वह सरकारी कार्य के संचालन के संबंध में नियम बना सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा कार्य करेगा। राज्यपाल ने जो मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्रिपरिषद है उनसे सलाह लेने के बाद कार्य कर सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर कार्य कर सकता है। साधारणतः राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वो अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसका स्थान लेने के लिए कोई और व्यक्ति नियुक्त नहीं हो जाता। राष्ट्रपति राज्यपाल की अवधि को बढ़ा भी सकता है। राज्यपाल को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पदच्युत यानी हटा भी सकता है। राज्यपाल स्वयं किसी भी समय अपनी इच्छा से त्याग पत्र भी दे सकता है। राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुकरण किया गया है। यहाँ राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल के द्वारा होती है। अब जानते हैं दोस्तों राज्यपाल की जो शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, शक्तियाँ एवं कार्य। दोस्तों जो कार्यपालिका की सबसे बड़ी शक्तियाँ और कार्य होते हैं वो कार्यपालिका की शक्ति है। कौन कौन सी शक्तियाँ होती है? कार्यपालिका की शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ होती है, स्वयं विवेक शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती है और विशेष दायित्व शक्ति होती हैं। दोस्तों जानते हैं स्वयं विवेक शक्तियाँ। संविधान अनुच्छेद 163 भाग 1 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियों का उल्लेख है। इसमें यह उल्लेखित है कि राज्यपाल अपनी स्वयं विवेक शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति को भी स्वयं विवेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्तियाँ हैं उसका वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को स्पष्ट करना है
और मोस्ट 100% वाला इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है मौलिक अधिकारों को समझिए। ये आपको एग्जाम के अंदर पढ़ के ही जाना है। और बिफोर वन डे एग्जाम से एक दिन पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और उसको ऑल पर सेट करें। चलो इसके उत्तर जानते हैं। चलो अब जानते हैं भारतीय संविधान के अंदर मौजूद संवैधानिक उपचारों के बारे में। संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्रदान कर दिए हैं, किंतु यदि उन्हें अधिकारों की रक्षा करने की व्यवस्था ना की जाए तो ये एक व्यर्थ है। अतः संविधान के अनुच्छेद 32 में उन संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है जिनकी सहायता से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। न्यायालय उन सभी कानूनों और कार्यपालिकाओं के कार्यों को अवैध घोषित कर सकते हैं जिनसे नागरिकों के अधिकारों का कानून होता है। प्रमुख उपचार है जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है दोस्तों वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका तात्पर्य है बंदी को यानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। यदि कोई व्यक्ति इस तात्पर्य की प्रार्थना करे कि वो अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उस अधिकारी को जिसने ये व्यक्ति को बंदी बनाया है वह आदेश दे सकते हैं कि बंदी को न्यायालय में तुरंत उपस्थित किया जाए ताकि वो निर्णय किया जा सके कि उसका बंदीकरण उचित है या अनुचित है। यानी सबसे बड़ा है जो बंदीकरण, यानी किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया हो और अगर न्यायालय चाहे तो उसे प्रस्तुत करके जो उसकी बंदी का कारण है वो उचित है अनुचित है उसकी परिकल्पना कर सकता है। दूसरा है परमादेश। इसका अर्थ है न्यायालय आज्ञा देता है कि जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना करे तो न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि अपने कानूनी कर्तव्यों को भलीभांति पालन करे। ये क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के जो पालन करने के तरीके हैं। तीसरा है प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसके नीचे जो उच्च न्यायालय होते हैं या सिर्फ न्यायालय होते हैं उन न्यायिक अभिकरणों की प्रतिषेध की आज्ञा दे सकते हैं कि किसी भी मामले में अपनी कार्यवाही स्थगित कर दें क्योंकि ये मामला अनेक अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। चौथा है उत्प्रेषण। इस आज्ञा पत्र द्वारा कोई भी उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों को ये आदेश दे सकता है कि किसी मामले में संबंधित कागजात उसे भेज दें ताकि मुकदमा इस न्यायालय में चलाया जा सके। यानी जैसे न्यायालय है वो उच्च न्यायालय कहता है कि मेरे को अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज दो, आपका जो ये केस है वो मैं संभालूंगा, तो इसको भेज देना पड़ता है। अब बात करते हैं पांचवा है वो है अधिकार परीक्षा। कौन सा है? अधिकार परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से या शक्ति के बल पर किसी सार्वजनिक पद पर कब्जा कर लेता है तो न्यायालय उसे पदाधिकार से पूछता है कि वो किसी आज्ञा से उस पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसकी नियुक्ति उचित नहीं होती तो उस कार्य करने से रोका जा सकता है। इस लेख का उद्देश्य है सार्वजनिक पदों का अवैध नियुक्ति नियंत्रण से मुक्त करवाना। अब जानते हैं दोस्तों अथवा का अंतर जो है मौलिक अधिकारों से तात्पर्य और मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकारों से तात्पर्य हैं वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार कौन से हैं? वे अधिकार जो संविधान के अंतर्गत लोगों के मूलभूत सुविधाओं को उजागर करता हो और जिन अधिकारों से व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो उन अधिकारों के बीच में राज्य भी हस्तक्षेप ना करता हो उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार निम्न है। कौन सा? पहला है समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इस अधिकार के अंदर निम्न 5 अधिकार दिए गए हैं। समानता के अधिकार कौन कौन से? कानून के समक्ष के अधिकार। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के समस्त नागरिक कानून की दृष्टि से समान है और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है भेदभाव की समाप्ति। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय, भाषा व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समस्त नागरिक को बिना किसी भेदभाव सार्वजनिक स्थानों पर जाने व सार्वजनिक सुविधाओं को पाने का अधिकार है। तीसरा है अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 के अनुसार समस्त नागरिकों को बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी, पदोन्नति व सार्वजनिक पद प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। और चौथा है वह छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा।
पांचवा है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार सैनिक व शैक्षणिक उपाधियों के अलावा सरकार किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं करेगी जिसने नागरिकों में भेदभाव उत्पन्न होता है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। और दूसरा है हमारा अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अंदर निम्न अधिकार है। अनुच्छेद 19 के अनुसार समस्त नागरिकों को भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, संगठन का निर्माण, समस्त राष्ट्र में भ्रमण यानी घूमने और आवागमन व निवास रुकने और वहाँ पे निवास करने की तथा संपत्ति कमाने व्यवस्था आदि की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 के अनुसार कानून का उल्लंघन किए बिना किसी नागरिक को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। और 3 के अंदर है किसी नागरिक को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद और 5वां अनुच्छेद 22 के अंदर अनुसार किसी नागरिक को बिना कारण बताए अधिक समय तक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। उन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो हमारा मूल कर्तव्य के अंदर जो अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध का अधिकार। संविधान के अनुसार 23 व 24 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अधिकार के अनुसार किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, उससे बेगार नहीं की ली जा सकती। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खतरनाक स्थलों पर काम करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक हित में अनिवार्य श्रम और सैनिक सेवा को लागू किया जा सकता है, किंतु ऐसा करते समय किसी आधार पर नागरिकों में भेदभाव या भेदभाव नहीं किया जा सकता। चौथा है जो अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच अनुच्छेद 25 के द्वारा अंतःकरण, धर्म पालक व प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। इस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य तथा इस भाग में वर्णित अन्य प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहा है उसको धर्म के प्रति या धर्म छोड़ सकता है, धर्म कोई भी ग्रहण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है, ये उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 के अंदर धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ये इस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। धार्मिक व दानदारी संस्थाओं की स्थापना व उनके संचालन कर सकता है। धर्म के मामलों में स्वयं प्रबंधक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा चल व अचल संपत्ति के अर्जन में और विधि के अनुसार उसके प्रबंधक का अधिकार है जो प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 27 के अंदर है जो धर्म के विशेष वृद्धि के लिए, अनुच्छेद 27 के अंदर धर्म विशेष की वृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि किसी धर्म विशेष की समृद्धि के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी कर को देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था द्वारा जजिया जैसे कर लगाए जाने के निष्कर्ष विरोध किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 28 के अंदर क्या लिखा हुआ है। धार्मिक के अंदर राजकीय शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक पूजन में उपस्थित की स्वतंत्रता है। चूंकि भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अतः राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो राज्य के द्वारा जो संचालित है उसमें किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। न्याय आदि द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं धार्मिक शिक्षा व पूजन में कोई विद्यार्थी तभी भाग ले सकता है जब उसके अभिभावक द्वारा उसे ऐसी अनुमति दी जाए, परंतु धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। अन्य सार्वजनिक हित में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अतः उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान में सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। 5वां अधिकार दिए गए हैं लोगों को मूलभूत अधिकार, वो है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। हमारे संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में वर्णित है। नागरिकों को प्रत्येक को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी भी राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में जाति, धर्म, वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी वर्ग संप्रदाय अपनी रुचि के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को राज्य के अनुदान
देते समय राज्य, धर्म व भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं क्या, रुचि के अनुसार निजी, यानी जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, इसकी भी मेरे को स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता है? शिक्षा का अधिकार। कोई पूछे कि यह अधिकार आपको किसने दिया, तो मैं कह दूंगा अनुच्छेद 29 व 30 के अंदर वर्णित है, हमारे संविधान के अंदर। और संपत्ति का अधिकार, शिक्षा है संपत्ति का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति को सार्वजनिक कार्य के लिए तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक कि उसे उचित मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। यह है दोस्तों आपके सेक्शन बी के सवाल। दोस्तों इस प्रकार हमने सेक्शन बी को कवर कर लिया है। दोस्तों खंड ब के अंदर हमने किस किस प्रश्न की उत्तर जाने, भारतीय संसद के गठन और शक्तियों के बारे में जाना और संसद की महाभियोग शक्तियों को जाना। और तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमने जाना भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर टिप्पणी लिखी और न्याय पुनरावलोकन को समझा। और चौथे क्वेश्चन के अंदर राज्यपाल के मात्र संवैधानिक प्रमुख से अधिक है इसकी स्पष्ट की और राज्यपाल की स्व विवेक शक्तियों का वर्णन किया है। और पांचवें क्वेश्चन के अंदर हमने भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए जो संविधान के प्रमुख अधिकार थे उनके बारे में समझा और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में समझा। इस प्रकार हमने खंड अ और खंड ब को आराम से एकदम समझ लिया है ध्यान से। अब हम समझेंगे खंड स। जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने, प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 14 अंक के होने वाला है। उसको कम से कम आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है दोस्तों। जो मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे 14 नंबर के। तो इस सेक्शन को पूरा आराम से ध्यान से पढ़कर 28 नंबर और पक्के कर लो। सेक्शन सी का और हमारे इस लेसन का 6वां क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना करनी है। यानी संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये होता है संसद का प्रमुख रूप। चलो अब जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना। राज्यसभा और लोकसभा के पारस्परिक संबंध, वित्तीय संबंध, यानी राज्यसभा और जो लोकसभा के शक्तियों के मध्य तुलनीय है। सबसे पहले एक कौन सी होती है? जो वो होता है वित्तीय संबंध। वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से लोकसभा जनता का सदन है, अतः उसे अधिक अधिकार प्राप्त होता है। किसके संबंध में? वित्तीय के संबंध में। धन या वित्तीय विधेयक के संबंध में राज्यसभा का स्थिति की नगण्य है। राज्यसभा भी होती है लेकिन सिर्फ सिफारिशों पर साइन करने के लिए। वित्त विधेयक की पुनः स्थापना लोकसभा में ही हो सकती है, किंतु संविधान द्वारा धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसे राज्यसभा को केवल परामर्श देने का अधिकार है। यानी जो लोकसभा होती है वो धन विधेयक का प्रस्ताव रखकर राज्यसभा के पास भेजती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे मान्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसे मान्य माना जाएगा कि ये जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित प्रेषित वित्त विधेयक के संबंध में 14 दिन के अंदर निर्णय करने का अधिकार होता है। किसी धन विधेयक को यदि राज्यसभा में 14 दिन के अंदर अपनी अनुशंसाओं को सहित लोकसभा को पुनः विचारधारा को लौटा दे तो लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को, अनुशंसाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वही बताया कि मतलब लोकसभा को राज्यसभा रोक नहीं सकती, किसी भी प्रस्ताव को खारिज नहीं कर सकती। इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा पूर्णतः अशक्त तथा वित्त पर लोकतंत्र का ही नियंत्रण होता है। बात करते हैं दूसरी शक्ति है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। किस पर? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। सबसे महत्वपूर्ण भेद मंत्रिपरिषद तथा सदन के पारस्परिक संबंधों में है। प्रत्येक मंत्री अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत और मंत्रिपरिषद के निर्णय के लिए सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। यथार्थ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद में उठाए गए शासन संबंधी सभी प्रश्नों विषयों पूर्व विवरण प्राप्त करने का राज्यसभा को पूरा अधिकार है, परंतु विश्वास का तात्पर्य लोकसभा के विश्वास से ही है। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व इस प्रकार लोकसभा को प्रति है। इस सिद्धांत का आधार लोकसभा का भारतीय जनता पर आधारित होता है। लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी अविश्वास प्रस्ताव है जो लोकसभा को अधिकार है तथा राज्यसभा को अधिकार नहीं है। बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा अधिकार, वो है राज्यसभा के विशेष अधिकार। यानी तो राज्यसभा के मेन विशेष अधिकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में।
राज्यों को प्रतिनिधि संस्था होने के नाते राज्यसभा को संविधान के अंतर्गत ऐसे अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। यानी राज्यसभा को ऐसे अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है, जैसे कि लोकसभा को मिला ठेंगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत यह सदन उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत द्वारा यह घोषित कर सकता है कि राष्ट्र के हित में यह आवश्यक है कि संसद द्वारा सूची में दिए गए किसी विषय पर जो उक्त प्रस्ताव में बताए गए हैं विधि निर्माण करे। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसद के लिए उस विषय में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा किसी भी भाग के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए विधि निर्माण किया जा सकता है। यानी राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई भी कानून पारित कर सकते हैं जो कि राष्ट्र के हित में हो। इसका जो विरोध है वो लोकसभा किसी भी हालत में नहीं कर सकती। अब जानते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा में अंतर क्या है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी कोई भंग नहीं कर सकता। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उतने ही नवनिर्वाचित हो जाते हैं। यानी राज्यसभा की टोटल सीट है 250। इसमें जो 2/3 होते हैं वो 2 साल के अंदर त्याग पत्र देते थे राज्यसभा को और नए चुन भी लिए जाते हैं। लेकिन सामने लोकसभा में क्या है, लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। तो लोकसभा है वो स्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है तथा इसके पहले भी इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर दिया जाता है। नई लोकसभा का चुनाव 6 महीनों के भीतर हो जाना अनिवार्य है। बात करते हैं दूसरा कौन सा अंतर है। दूसरा अंतर है राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है। इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर, यानी यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उसके आधार पर उससे ज़्यादा ले ली गए, राजस्थान की कम है तो राजस्थान से कम लिए गए। जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। इसमें सदस्यों को राष्ट्रपति किसी क्षेत्र में 12 विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों में नामित करता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। राज्यों में 530 सदस्य हो सकते हैं, 20 संघ शासित क्षेत्रों से तथा 2 एंग्लो इंडियन जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। वर्तमान सदन की संख्या है जो 545 है। अब बात करते हैं तीसरा अंतर कौन सा है। राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। यानी जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा के 250 सदस्यों में से नहीं होता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। इसका उपसभापति इसका सदस्य होता है तथा राज्यसभा के सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य। और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इसके सदस्य ही होते हैं तथा इसका चुनाव भी जो सदन में बैठे लोग होते हैं, संसद होते हैं, वही करते हैं। चौथा सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? राज्यसभा का चुनाव, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाएं अनुमानित प्रतिनिधित्व के आधार पर करती हैं तथा लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सार्वजनिक एवं गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। वे जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। 5वां धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत या पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। जो धन विधेयक है उसे राज्यसभा में प्रस्तुत या पुनः विधेयक नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। 6वां है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश से मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अंतिम एवं वास्तविक अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा अगर 14 दिन का समय मिलता है किसको? राज्यसभा को, उसमें सिफारिश से पास करने का। 7वां सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अंतर है वो है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जबकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 8वां अंतर कौन सा है? राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकलन द्वारा राज्य के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व द्वारा घोषित किया करने का अधिकार है, जबकि लोकसभा को राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विशेष घोषित करने का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं 9वां। राज्यपाल को राज्यसभा में उपस्थित तथा गत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। मतलब राज्यसभा को 2/3 वोट पाके वो कोई भी कानून बना सकती है और कोई भी अखिल भारतीय सेवाएं उसे लागू कर सकती है, लेकिन ये दोनों अधिकार हैं जो लोकसभा के पास नहीं होते। ये है दोस्तों, हमने जाना इस खंड स के अंदर पहले, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो पारस्परिक शक्तियाँ थी उनके बारे में। अब जानते हैं 7वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व
और प्रकृति महत्व का परीक्षण कीजिए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति और महत्व का परीक्षण कीजिए। चलो इसका उत्तर जानते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व के नाम से राज्य के पथ प्रदर्शन हेतु कुछ सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। इस नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के चतुर्थ भाग में किया गया है। इससे आशय है कि अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने एक दिशा की ओर संकेत किया है कि जिसका अनुसरण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कानून निर्माण और प्रशासन के संबंध में किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है। यह विशेषता केवल आयरलैंड के संविधान से ही पाई जा सकती थी। परिधान संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक उक्त सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ये वह सिद्धांत हैं जिन पर भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीति निर्धारित की गई है। परंतु प्रारंभ में ही ये ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांतों के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति एवं स्वरूप। इन निर्देशों के तत्वों की प्रकृति और स्वरूप के संबंध में अनुच्छेद 370 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस भाग 4 में दिए गए उपबंधों की किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं दी जा सकती, किंतु इसमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि इन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में संविधान सभा में कहा जाता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में 1935 के सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन गवर्नर और गवर्नरों के आदेश हैं। अंतर केवल इतना है कि 1935 के अधिनियम के अधीन आदेश कार्यपालिका को आदेश होते हैं, जबकि निर्देशन तत्व राज्य के नाम आदेश है। इसलिए हमारे राज्य की नीति का निर्देशन तत्व कार्यपालिका के साथ साथ विधानमंडलों को भी प्रभावित करेंगे। यानी साफ और सर्किट यही है दोस्तों कि हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्होंने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो 1935 के अंदर भारत सरकार द्वारा अधिनियम गवर्नर के अंदर जो आदेश थे उनके अंतर को केवल जानने के लिए जो कार्यपालिका के आदेश होते थे उनके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अब जानते हैं इन तत्वों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए किसने, जी.एन. जोशी ने अपनी पुस्तक भारत का संविधान में लिखते हैं कि इस नीति निर्देशक को विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन तथ्यों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये सब उस नीति की ओर संकेत करते हैं जिनका अनुसरण संघ और राज्य को करना चाहिए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.C. चागला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारे देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। भारत के पूर्व महान्यवादी M.C. शीतलवाड़ा के अनुसार निर्देशक तत्व हालांकि कोई विविध अधिकार एवं कोई कानून उपचार नहीं बताते, फिर भी वो निम्नलिखित मामलों में महत्व के एवं लाभदायक हैं। कौन कौन से, यानी दोस्तों भारत के जो मान्यवादी, भारत के जो पूर्व गवर्नर थे, ये पूर्व जो न्यायाधीश थे, इसका क्या नाम था, M.C. शीतलवाड़ा के अनुसार नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके जो मुख्य मामलों के अंदर जो लाभदायक हो सकते हैं वो उन्होंने बताए। कौन कौन से वो जानते हैं। पहला है ये अनुदेशों की तरह हैं। कौन से नीति निर्देशक तत्व ये अनुदेशों की तरह हैं या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियाँ हैं। ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं जो कि विधि की संवैधानिक वैधता का निर्माण वाली शक्तियाँ होती हैं। ये सभी राज्य क्रियाओं की विविधायिका या कार्यपालिका के लिए पर्वतों पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं। चौथा, ये प्रस्तावनाओं को विस्तृत रूप देते हैं जिन्हें भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के प्रति बल मिलता रहता है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी भूमिका क्या है। ये निम्नलिखित भूमिकाएं भी अदा करती हैं। कौन सी, ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को घरेलू और विदेशी नीतियों को स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखने और भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए ये नागरिकों के मूल अधिकारों को पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक और अधिकारियों को व्यवस्था करते हुए रिक्तताओं को पूरे करते हैं। मूल अधिकारियों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र के बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है।
ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निर्देशन तत्वों को अवहेलना के आधार पर आरोप लगा सकता है। 6 है, ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। कौन से? नीति निर्देशक तत्व। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण एवं इन संवैधानिक संस्थाओं के आलोक में काम या आलोक में कर सकते हैं। ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह ही होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके मूल अधिकारों में संबंध। भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों की व्यक्तिगत आशाओं को पूरा करता है, वहीं भाग 4 संपूर्ण भारतीय जनमानस की सामूहिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें एक दूसरे के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यद्यपि मूल अधिकार वाद योग्य विषय है और नीति निर्देशक तत्व अवध योग्य, किंतु इन तीनों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हो सकेगी। मूल अधिकार प्रस्तुत राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, व नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। मूल अधिकारों का क्रियान्वयन हेतु व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। नीति निर्देशक तत्व पवित्र आकांक्षाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार को साकार करना चाहिए। ये राज्य के कर्तव्य हैं। भारत की न्यायपालिका ने अपने निर्णयों में एक अर्जित किया गया है कि सामान्यतः निर्देशक तत्व मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। मिनर्वा मिल्स के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने संविधान को मूल ढांचे की संकल्पना को निर्धारित करते हुए कहा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध और समन्वय देश के संविधान को एक विशिष्ट ढांचे का निर्माण करते हैं। इन्हें एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। किसने कहा है दोस्तों? मिनर्वा मिल्स ने क्या कहा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच का जो संबंध और समन्वय है वो देश के संविधान को एक विशिष्ट ढांचे का निर्माण करते हैं और इन्हें एक दूसरे का पूरक या संबंधी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उनके कार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उनके कार्य। भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, न्यायाधीशों की संख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंदर 1 के अनुसार प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रमुख न्यायाधीश व अन्य 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है, किंतु वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या एक मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है। न्यायाधीश की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की योग्यता होती है उन्हें चुनाव करने से पहले उनकी योग्यताएं निम्नलिखित होना आवश्यक है। वो भारत का नागरिक हो, वो किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा वो किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा वो राष्ट्रपति के विचार में एक पारंपरिक विविधता हो। कार्यकाल तथा महाभियोग, क्या दोस्तों अब जानते हैं कार्यकाल तथा महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेनावर्ती की आयु कम से कम 65 वर्ष है। इस व्यवस्था से पूर्व केवल प्रमाणिक कदाचार या असक्ता के आधार पर उसके लिए निर्धारित आयु से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्य अवधि निश्चित करने का अधिकार सांसद को है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके वेतन और भत्ते के बारे में। वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें, क्या वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन है वो 1 लाख रुपए तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है वो 90,000 रुपये मासिक वेतन होता है पर मंथ। उनको बिना किराए का निवास स्थान, मतलब बिना किसी किराए का निवास स्थान प्राप्त होता है। वो अनेक प्रकार के भत्ते आदि दिए जाएंगे। उन मुख्य न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों के लिए निर्णयों के लिए आलोचना है मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायालयों के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीशों को सम्मानित की शैक्षणिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ कौन कौन से, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को काफ़ी व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यहाँ तक कि विश्व के अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार साहित्य इतना व्यापक हो। इसके क्षेत्राधिकार का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, और दूसरा होता है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। कौन सा? अपीलीय, जिसके अंदर फौजेदारी वगैरह आती है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और तीसरा उनके पास होता है वह परामर्शदात्री अधिकार,
मुख्य रूप से ये 3 ही होते हैं। उसके अलावा होता है अभिलेख न्यायालय, व 5वां होता है मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक। अब दोस्तों इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के 2 वर्गों में रखा जाता है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं वो अभी जानेंगे। पहला है प्रारंभिक अनन्य क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं। कौन कौन से? भारत सरकार द्वारा एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद होते हैं, तब कौन सा उपयोग आता है? प्रारंभिक अनन्य क्षेत्राधिकार। दूसरा कौन सा? मतलब दूसरे क्षेत्र में जब भारत सरकार राज्य या कई राज्य तथा एक से अधिक राज्यों के बीच वाद विवाद हो या चिक राज्यों केंद्रों। और तीसरा कौन सा? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। और सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बीच पारस्परिक विवाद के संबंध में प्रारंभिक अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात उपयुक्त प्रकार के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उपस्थित किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे किस में बांटा गया है इसको? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में। संविधान द्वारा प्रदत्त और अधिकारों को लागू करके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 1 के द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। अब जानते हैं दोस्तों दूसरा कौन सा है आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट उसके साथ होती है, वो होती है अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति। किसके पास होती है? न्यायाधीश के पास। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी प्रदान किया है। इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्ग कौन कौन से? पहला है संवैधानिक अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारम्य प्रश्न अंतर्हित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि ऐसी किसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है यदि उसको ये विश्वास है कि इस विषय में संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नियत है। इसके फलस्वरूप ये संविधान का अंतिम संरक्षक और व्यापककारी बन जाता है। मतलब अंतिम निर्णय लेने वाला जो होता है वो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। हम बात करें तो दूसरा है दीवानी क्षेत्राधिकार। कौन सा? दीवानी क्षेत्राधिकार। इस संबंध में 30वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 133 के अंतर्गत उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय तथा उच्च प्रमाणित कर दिया जाए कि विवाद में कोई कानूनी व्यवस्था संबंधित प्रश्न अंतर्निहित हो यानी। और तीसरा है फौजदारी क्षेत्राधिकार। तीसरा कौन सा है? फौजदारी क्षेत्राधिकार। फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मूलता आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो। दूसरा, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के अभियोग विचारात्मक या अपने पास मंगवाकर अभियोग को प्राणदंड दे दिया हो। या तीसरा, अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के विचार योग्य है तो अपील की जा सकती है। चौथा कौन सा बांटा गया? चौथा अधिकार बांटा गया विशिष्ट क्षेत्राधिकार। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 132 से 43 तक में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अतः अनुच्छेद 138 के द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधित विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इस अध्याय से किसी भी उपबंध के क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय भारत दोस्तों मतलब कौन सी चीज? इस अध्याय में किसी भी उपसंबंध यानी उपबंध के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या न्यायाधीश को द्वारा किए गए किसी भी निर्णय अज्ञप्ति निर्धारण दंड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एकमात्र अपवाद केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय की ये विशिष्ट अपीलीय शक्ति प्रदान की गई है। इसके द्वारा इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। यानी तीसरा है अपराध। कौन सा है तीसरा? परामर्श
दात्री क्षेत्राधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार से विभूषित किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसे बाध्य नहीं किया जा सकता, उसे परामर्श देना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 143 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो संविधान को लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौता आदि के संबंध में उठे विवादों को न्यायालय के पास उनकी संपत्ति के लिए भेज सकता है। अब दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार होता है न्यायालय के पास, वो कौन सा होता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा का। मौलिक अधिकारों को अभिरक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अभिरक्षक है। अनुच्छेद 32 के खंड 1 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। अनुच्छेद 1 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण या परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेक्षा के लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अब तक कार्य के आधार पर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहा है तथा इस कार्य में वो कभी भी असफल नहीं रहा है, हमेशा से वो इस कार्य में सफल रहा है। अब जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे इस सिलेबस का, वो है भारतीय राजनीति के प्रमुख चुनौतियों की विवेचना करनी। क्या जो भारत की राजनीति के प्रमुख चुनौतियों की विवेचना करनी है, ये जानते हैं दोस्तों। जो आपके ये सेक्शन सी आएगा वो 14 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको टोटल 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना, तो कम से कम आपको 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे ताकि 7 पॉइंटों में प्रत्येक पॉइंट को अगर 2 अंक दे तो भी आपको 14 में से 14 टोटल अंक दे सके। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां थी वो मैं आपको 10 चुनौतियां बता रहा हूं, जिनमें से आपको 7 एकदम एक्यूरेटली सही से याद करके जाने ताकि आपको 14 नंबर से 14 नंबर मिल पाए। पहली चुनौती थी जातिवाद को बढ़ता प्रभाव। क्या था पहली जो चुनौती? क्या थी? जातिवाद का बढ़ता प्रभाव। जाति का प्रभाव भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। चुनावों के समय जाति का वर्चस्व राजनीतिक दलों के लिए मुख्य मुद्दा बन जाता है। बिहार में राजपूत, कायस्थ, भूमिहर, आंध्र में रेड्डी और कामा, तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद और गैर ब्राह्मणवाद, मैसूर में लिंगायत और वोकलिंग का संघर्ष सर्वत्र छाया रहा है। जाति भेदभाव संकीर्णता को घातक है। जाति भेदभाव से गुट बनती बढ़ती है, पक्षपाती भावना फैलती है और कभी कभी आंदोलन भी होते हैं। भारत के 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जाति का प्रभाव बिहार, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में देखने को मिला, जिनसे काफी सीमा तक मत प्रतिशत को प्रभावित किया। यह हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा है। अब बात करते हैं दोस्तों जाति की विभाजन कारण प्रवृत्ति को देखकर 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा के जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अब 2 ही जातियां बची हैं, एक गरीबों की और दूसरी गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या हमारे सामने थी वो थी सांप्रदायिकता का फैसला। सांप्रदायिक का फैसला गैर सांप्रदायिकता का एक निम्न कोटि की विभाजनात्मक प्रवृत्ति है। इसने हमारे देश का सबसे बड़ा अहित किया है। इसके कारण ही देश का विभाजन हुआ है। कभी कभी मामूली घटना को लेकर भी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। स्थानीय झगड़ों के कारण हिंदू मुस्लिम विद्वेष भी बढ़ उठता है। हमारे राजनीतिक दल इस डर से सांप्रदायिकता का विरोध करने से बचने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरे संप्रदायों के वोट खो देंगे और वे स्थानीय झगड़ों को सांप्रदायिक तूल देना शुरू कर देंगे। सांप्रदायिक लोकतंत्र का एक कलंक है और एक राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी हमारे पास जो चुनौती थी वो थी अल्पसंख्यकों का प्रश्न। अल्पसंख्यकों का प्रश्न आज भी देश में अल्पसंख्यकों की समस्या महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न राज्यों में भाषागत अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक संप्रदायों को लोग निवास करते हैं। कई राज्यों में बाहरी लोगों से असंतोष उत्पन्न हुआ है और इन लोगों को शोषक माना जाता है। महाराष्ट्र में गुजरात वासियों का विरोध, पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु में मारवाड़ियों का विरोध, पश्चिम बंगाल में
तमिलनाडु में मारवाड़ियों का विरोध, महाराष्ट्र में शिवसेना का, असम में लचीला सेना और जैसे उग्र संगठनों का निर्माण कर बाहरी लोगों के खिलाफ उत्तेजनात्मक कार्रवाई की गई। ऐसी संकीर्णता की भावना उत्पन्न करना खतरनाक है। ऐसी प्रांतीयता की भावनाएं फैलाने राष्ट्र की एकता को तोड़ने का प्रमुख कार्य करता है। चौथी सबसे बड़ी हमारे पास कौन सी समस्याएं थी, वो थी छोटे छोटे राज्यों की मांग। कैसे दोस्तों? छोटे छोटे राज्यों की मांग। कई राज्यों में ये मांग जोर पकड़ी जा रही है कि बड़े राज्यों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। छोटे राज्य जहां प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त रहते हैं वे इनका विकास शीघ्र ही होता है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की मांग की गई तो मध्य प्रदेश में छोटे छोटे राज्यों की मांग उठने लगी। इस राज्य को संख्या बढ़ जाएगी, क्षेत्रीय और प्रांतीय दलों का उदय हो जाएगा और राष्ट्रीय एकता को गंभीर आघात पहुंचेगा। देश की सुरक्षा की दृष्टि से छोटे राज्यों की मांग करना ठीक नहीं है। पांचवा कौन सा है? प्रादेशिकता। प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना भी राष्ट्रीय एकता के विकास में एक प्रमुख बाधा है। राजनीति की दृष्टि से प्रादेशिकता का मुख्य विरोध संघवाद है। प्रादेशिकता का भावना के बलबली होने का दुष्प्रभाव न केवल संघ और राज्य के संबंधों पर पड़ता है अपितु राज्य के आपसी संबंधों में भी बिगड़ते हैं। पड़ोसी राज्य में भाषा, सीमा आदि प्रश्नों को लेकर विवाद उठ खड़े हो जाते हैं तथा विभिन्न राज्यों की जनता के बीच खाई बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों, छठवां सबसे बड़ा समस्या जो हमारे सामने वो है आर्थिक विषमता। कौन सी? आर्थिक विषमता। अत्यधिक आर्थिक विषमता भी एकता के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न करती है। एक तरफ अधिक निर्धन लोग हैं और दूसरी तरफ अधिक धनी लोग हैं जो समाज में आर्थिक विषमता को पैदा करते हैं। देश में कुछ राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध है तो कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं। राज्यों में भी कुछ क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है जबकि कुछ क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि उपेक्षा कर दी गई है। आज भी देश में रोजगार के अवसरों के वितरण तथा राष्ट्रीय संपदा के बंटवारे के प्रश्नों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होता रहता है। सातवां सबसे बड़ा कारण है वो है भाषागत विभिन्नता। भाषा की समस्या भारतीय एकता के लिए निस्संदेह एक कसौटी या चुनौती है। स्वाधीनता संघर्ष के समय कांग्रेस के आधार पर प्रांतों की रचना सिद्धांतों को मान चुकी थी। उसी के बाद भाषा के प्रश्न को लेकर कुछ न कुछ विवाद नजर आ रहा है। भाषा को लेकर अनेक आंदोलन हुए। भाषागत मांगों को कारण आंध्र प्रदेश बना, महाराष्ट्र बना तथा पंजाब का भी विभाजन हो गया। एनसी राय ने ठीक ही कहा है कि भाषावाद का क्रम प्रारंभ हो चुका है। ये एक शेर है जो रास्ते पर आ गया है, या तो उसे मार दिया जाए या फिर वो भारतीय राष्ट्र को मार देगा। आज भी भाषा के प्रश्न को लेकर राज्यों में झगड़े होते रहते हैं और भारत की एकता को चुनौती मिलती रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपना नौवीं जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी राजनीतिक अवसरवादिता। देश में राजनीतिक दल जाति, धर्म, भाषा आदि के बल पर चुनाव जीतने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देता। कुछ राजनीतिक दल पारदर्शिता और क्षेत्रीयता की संकीर्ण भावनाओं को फैलाते हैं और कुछ विघटनकारों तत्वों के साथ साठ करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। देश में सांप्रदायिकता फैलाने में स्थानीय राजनीतिकों का यदा कदा बड़ा हाथ रहता है और प्रतीकात्मकरण आंदोलन में उग्र रूप देने में भी कुछ दलों की भूमिका रहती है। इसलिए राजनीतिक अवसरवादिता राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली चुनौती है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंसात्मक गतिविधि, इसके बारे में करेंगे। हिंसात्मक गतिविधि के बारे में बात करेंगे। आज भी देश में अनेक हिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं। असंवैधानिक साधनों को खुलकर प्रयोग किया जाता है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ राजनीतिक दल तथा गुटों ने निर्वाचित विधानमंडलों को भंग करने के लिए राज्य में विशाल आंदोलन शुरू करते हैं। इस प्रकार देश में अराजकता फैलाकर वातावरण को दूषित करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए ये एक खतरा है। 10वां कौन सा है? बढ़ता भ्रष्टाचार। बढ़ता भ्रष्टाचार भी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये धुन की तरह काम करता है और शासन एवं शासन के अंदर ही अंदर जर्जर बना देते हैं। भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी आदि जनता के विश्वास को हिला देते हैं और लोकतंत्र सबल बनाने के बजाय कमजोर हो जाता है। उपरोक्त सभी भारतीय राजनीति के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मैंने आपको 10 चुनौतियां बता दी गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो आपका पेपर लीक हो चुका था, आपका पेपर हैक हो चुका था,
उसको मैंने बताया है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपके साथ ही आंसर की भी बता दी है। एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़े थे। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर यानी खंड ए के अंदर हमने प्रश्न पढ़े थे राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में समझा। दूसरा क्वेश्चन था भारतीय संसद के प्रमुख घटक उसके बारे में समझा। तीसरा क्वेश्चन था न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हो उसके बारे में समझा। चौथा पंथ निरपेक्षता के बारे में पढ़ा। और पांचवा भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में 2 विशेषताएं पढ़ी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। त्रिस्तरीय पंचायती समझी जिसके अंदर हमने जाना कि 3 स्तरीय कौन कौन से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब बात करते हैं खंड ब के अंदर हमने क्या पढ़ा। दूसरे प्रश्न के अंदर पढ़ा भारतीय संसद के गठन की शक्तियां और उनका वर्णन पढ़ा था। और संसद की महाभियोग शक्तियों के बारे में पढ़ा था। और तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक टिप्पणी लिखी थी और न्यायपूर्ण अवलोकन को समझा था। और राज्यपाल की जो मात्र संवैधानिक प्रमुख से अधिक की शक्तियां थी उनके बारे में पढ़ा। राज्यपाल की स्वैच्छिक शक्तियों के बारे में पढ़ा। और पांचवें क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को पढ़ा हमने और मौलिक अधिकारों को भी हमने पढ़ा है। अब दोस्तों सेक्शन सी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा के बीच की जो शक्तियां थी उनके बारे में पढ़ा, तुलना की। 7वें क्वेश्चन के अंदर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति की। और 8वें क्वेश्चन के अंदर हमने भारत के न्यायालयों की शक्ति और कार्यों का वर्णन किया। और 9वें क्वेश्चन के अंदर हमने भारत के राजनीति के प्रमुख चुनौतियों का विवेचना की है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये पूरा का पूरा जो अध्याय होता है PS 04 का, इसको हमने एकदम आराम से और पूरा का पूरा पढ़ लिया है। किसको, जून 2024 जो आपका एग्जाम होने वाला है कितना 13 अगस्त को, उनको हमने पेपर 1 वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। आशा कर दूंगा कि 65+ आपके इसमें से ही क्वेश्चन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार इस वीडियो को वापस ज़रूर देख लेना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको HI 04 और HD 04 का भी इसी प्रकार पेपर 1 वाला वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद।